हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है ओम का नियम। स्टूडेंट्स, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर चार्ल्स साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा दिया। स्टूडेंट्स, इस नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे टेम्परेचर अर्थात ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विद्युत विभवांतर अर्थात V तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा अर्थात I का अनुपात नियत होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ओम के नियम में सीखा कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में हम परिवर्तन ना करें और इस स्थिति में उसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर V होता है तथा उसमें जो बहने वाली विद्युत धारा I होती है उसका अनुपात एक नियतांक अर्थात कांस्टेंट के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ओम के नियम से हमने सीखा कि V/I इक्वल टू कांस्टेंट होता है। परंतु स्टूडेंट्स, हम विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा में ये पढ़ चुके हैं कि V/I जो होता है वह चालक का विद्युत प्रतिरोध R कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हम इस V/I को R कहेंगे और ये कांस्टेंट के इक्वल है। तो हमें यहाँ रिजल्ट प्राप्त हुआ V/I इक्वल टू R इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, ओम के नियम को हम मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे V/I इक्वल टू R इक्वल टू कांस्टेंट के रूप में प्रदर्शित करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए जो विद्युत विभवांतर है V और जो चालक में प्रवाहित धारा है I, उनके बीच में अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करें अर्थात कोई ग्राफ खींचें तो वह ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन अर्थात सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर हमने ग्राफ में ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर विभवांतर को प्रदर्शित किया हुआ है और उसके बाद जो वाई एक्सिस है उस पर हमने धारा को प्रदर्शित किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ है वह एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हुआ है, जो यहाँ इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि V और I अर्थात जो विभवांतर व धारा है वह एक दूसरे के प्रोपोर्शनल अर्थात अनुक्रमानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे जो विभव है वह बढ़ता है तो धारा भी बढ़ती है, उसी अनुपात में बढ़ती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये बात का भी ध्यान करें कि जो ओम का नियम होता है वह केवल धात्विक चालकों अर्थात जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं केवल उनके लिए ही यह सत्य होता है। तो हमने जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है वह भी किसी धातु चालक के लिए ही किया है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है अनुगमन वेग, जिसे हम अपवाह वेग भी कहते हैं, के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अर्थात इस टॉपिक में हम ओम का नियम जिसे कि हमने अभी पढ़ा है की व्युत्पत्ति करेंगे अर्थात ओम के नियम को हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति अनुगमन वेग अर्थात अपवाह वेग के आधार पर होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं ओम्स के लॉ का। डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पर हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले जो ओम का नियम हमने लिखा वह शॉर्ट क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, परंतु यह जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये लगभग हर वर्ष प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से तैयार करेंगे
तो स्टूडेंट्स प्रारंभ करते हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति। स्टूडेंट्स ओम के नियम को प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले यह मानेंगे कि जो एक धातु का चालक तार है हमारे पास, उसकी जो लंबाई है वह L है। साथ ही उस धातु के तार के अनुप्रस्थ परिचित का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तार के सिरों के बीच में जो विभवांतर हमने स्थापित किया है वह V है, और जो तार में प्रवाहित धारा है वह हम I से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। स्टूडेंट्स तार के प्रति एकांक आयतन अर्थात उसका जो यूनिट वॉल्यूम है, उस यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह स्मॉल n से हम प्रदर्शित किया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का जो अनुगमन वेग है वह vd से प्रदर्शित किया है। स्टूडेंट्स v को हम यहाँ वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं और d हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए यूज किया है, तो हम अनुगमन वेग को vd से प्रदर्शित करेंगे। स्टूडेंट्स जो तार है उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। उसके लिए E बराबर फॉर्मूला है V/L। यहाँ पर V जो तार के सिरे हैं उनके बीच विभवांतर है और L तार की लंबाई है, तो विद्युत क्षेत्र E यहाँ पर आ जाता है। V/L से यहाँ पर प्रदर्शित होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो कि विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स अप्लाइड होगा, यानी प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पर बल लगेगा और वह बल हम यहाँ पर निकालेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E=F/Q। वहाँ से हम अगर F निकालते हैं तो वह QE आता है, और यहाँ पर Q के स्थान पर अगर हम इलेक्ट्रॉन का आवेश E यूज करते हैं तो हम यहाँ पर आरोपित बल को पाते हैं F=E/E। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कैपिटल E के स्थान पर इक्वेशन नंबर 1 से V/L की वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पर F हमें प्राप्त हुआ है EV/L। स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि F ma होता है, तो यहाँ पर हम F के स्थान पर ma रख लेते हैं। यह हमें न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से पता है F ma। हमने यहाँ पर F के स्थान पर ma रख लिया है और अब हम यहाँ से त्वरण E की वैल्यू को निकाल रहे हैं। उसके लिए हमने m की क्रॉस मल्टीपल करके नीचे ले आए हैं और EV/ml को हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया है। स्टूडेंट्स जो तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह तार के धन आयनों से लगातार बारंबार टकराते रहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से होने वाली दो क्रमागत टक्कर अर्थात एक टक्कर के बाद जो दूसरी टक्कर होती है, दो सक्सेसिव कोलिजन यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, हम दो लगातार टक्कर लेकर के चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धन आयनों से टकराता है। किसी इलेक्ट्रॉन्स की धन आयन से टक्कर हुई, उसके कुछ समय बाद फिर दूसरी टक्कर हुई, तो ये दो क्रमागत टक्कर कहलाएंगी। और इन दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समयांतराल होगा, जो टाइम इंटरवल होगा, वह हम यहाँ पर टॉ से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर टॉ को हम श्रांति काल अर्थात रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समयांतराल होता है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग होगा उसमें a टॉ की इंक्रीज अर्थात वृद्धि हो जाएगी। स्टूडेंट्स यदि इलेक्ट्रॉन्स के वेग u1, u2, u3 un हो तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वेग बढ़कर u1 + a₂1। स्टूडेंट्स हमने अभी यहाँ यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का वेग है उसमें a2 की वृद्धि होगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग होगा उसमें a₂1 की हो जाएगी, ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग है उसमें a₂2 की होगी और तीसरे के में a₂3 की होगी। तो स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़कर के हो जाएगा वह u1 + a₂1 होगा, अर्थात u1 जो है वह विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो जाने से अब वेग बढ़कर हो गया है u1 + a₂1। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का वेग हो गया है u2 + a₂2 और तीसरे का हो गया है u3 + a₂3। स्टूडेंट्स ऐसे ही अन्य इलेक्ट्रॉन्स के वेग भी बढ़ करके निकाले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम अनुगमन वेग Vd को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अनुगमन वेग Vd सभी n इलेक्ट्रॉन्स जो हमने चालक में लिए हुए हैं उनका एवरेज होता है, उनकी वेलोसिटी का एवरेज अर्थात औसत वेग होता है।
तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ वी निकाल रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग बढ़कर के हो गया था u1 प्लस A21 वह रखा है, उसमें हमने जोड़ दिया है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग बढ़कर के हो गया था विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में u2 प्लस A22, और ऐसे ही जो तीसरे इलेक्ट्रॉन्स का वेग जो है u3 प्लस A23 विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बढ़कर जो हो गया था वह हमने यहाँ पर रख लिया है। तो प्लस डैटेज लगाते हुए जो nth यानी nवा इलेक्ट्रॉन्स है उसके वेग को भी हमने यहाँ लिख लिया है, और हमने को n से डिवाइड कर दिया है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की सभी जो संख्या हमारे पास n है उसे हमने से डिवाइड कर दिया है। ऐसा करने से हमें सभी n इलेक्ट्रॉन का औसत वेग मिलेगा और ये अनुगमन वेग Vd कहलाएगा। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ लिखे जो कोष्टक हैं, जो ब्रैकेट हैं, जिनमें कि हमने इलेक्ट्रॉनों के वेगों में जो वृद्धि हुई है, वो जो बढ़ने के बाद वेग हो गए हैं वो लिखे हैं, उनके पहले पहले पदों को नोट कर रहे हैं। जैसे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैटेज के बाद हमने un को लिखा, प्लस स्टूडेंट्स इसके बाद जो दूसरे पद हमारे पास कोष्टक में लिखे हैं A21 A22 A23, अब उनमें से हमने A को कॉमन निकाल करके ब्रैकेट में हमारे पास बचा टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 प्लस डैटेज टो n, और इसके अपॉन में n यहाँ पर हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे सेपरेट करते हैं, अर्थात पहले पद के बटे में हम n लिख करके इसे अलग कर लेते हैं, और प्लस जो दूसरा पद हमारे पास ये है इसके बटे में भी हम n लिख करके उसे भी हम सेपरेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहला पद हमने सेपरेट किया था उसके स्थान पर हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग है वह आता है, और इलेक्ट्रॉन का जो औसत ऊष्मीय वेग है वह यहाँ पर 0 बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होती है वह अनियमित होती है, रैंडम होती है, ये निश्चित मोशन नहीं होती कि किस दिशा में होगी। तो कुल मिलाकर उनका जो औसत एवरेज जो ऊष्मीय वेग हो जाता है वह 0 बन जाता है। इसके बाद प्लस ए हमने लिखा, और स्टूडेंट्स इसके बाद ये जो टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 प्लस डैश टो1 अपॉन n लिखा है, ये एक एवरेज यानी औसत बन जाता है समय का, जिसे कि हम टो से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो टो यहाँ पर कहलाया है यह है इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल कहलाया है, और इसी को हम श्रांतिकाल अर्थात रिलैक्सन टाइम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टो में पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह जो धातु के धन आयनों से टकरा रहे थे तो उनकी दो क्रमागत टक्कर हुई थी, उनके जो बीच का औसत समय अंतराल है वह ही श्रांतिकाल कहलाता है, और हम टो से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हमें Vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम अनुगमन वेग कह रहे हैं, वह हमें प्राप्त हो गई है। Vd इक्वल टू यहाँ A2 आ गया है, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो समीकरण नंबर 2 हमारे पास थी, उस समीकरण नंबर 2 से हम A की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में A की वैल्यू जो है वह हमने निकाली थी EV अपॉन ml। तो इस इक्वेशन नंबर 2 से A की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इस 3 में रख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस A के स्थान पर हमने रख लिया है EV अपॉन ml। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमें एक अनुगमन वेग के लिए फॉर्मूला आ गया है। ये अनुगमन वेग का सूत्र श्रांतिकाल और तार के सिरों के बीच जो अप्लाइड विभवांतर है, आरोपित विभवांतर है, उसके पदों में आ गया है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अर्थात विद्युत धारा और अनुगमन वेग में एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, ये संबंध हमने पढ़ा है I इक्वल टू NEAVD। यहाँ पर I धारा और VD अनुगमन वेग को प्रदर्शित कर रहा है। तो स्टूडेंट्स I इक्वल टू NEAVD समीकरण जो हमारे पास ये है, इसमें हम समीकरण नंबर 4 से प्राप्त VD के मान को यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये VD के मान को हमने यहाँ पर रख लिया है, तो हमें I इक्वल टू NEA ब्रैकेट EV अपॉन ml इंटू टो प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर E की मल्टीपल हम इस E से करेंगे तो हमें यहाँ पर ये प्राप्त होगा NE स्क्वायर टो अपॉन M A अपॉन L इंटू V। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से V की क्रॉस मल्टीपल करके I के नीचे ले आते हैं, तो हमें I अपॉन V इक्वल टू NE स्क्वायर टो अपॉन M इंटू A अपॉन L प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स अब हम इसका व्युत्क्रम करते हैं, इस इक्वेशन का व्युत्क्रम करेंगे तो V अपॉन I हमने यहाँ लिख लिया है, फिर हमने ML अपॉन जो है NE स्क्वायर टो अपॉन A लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें V अपॉन I के रूप में ये इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो गई है।
स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जो ml अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए होता है वह निश्चित ताप पर दिए गए तार के लिए एक कांस्टेंट होता है, अर्थात एक नियतांक होता है, जिसे हम तार का विद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ml अपॉन एन स्क्वायर टो ए को हमने तार का प्रतिरोध R कह दिया है और इसे हमने इक्वेशन नंबर 6 लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को देख रहे हैं तो हम यह पाते हैं कि दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है वह समान आ गई है, वह सेम है। तो जब राइट हैंड साइड सेम है तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वह भी सेम होगी। तो हम यहाँ से v अपॉन आई इक्वल टू आर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 5 और 6 से हमने रिजल्ट प्राप्त किया v अपॉन आई इक्वल टू आर, जो कि आर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, यही ओम का नियम है, क्योंकि अभी हमने ओम का नियम पढ़ा था कि कोई चालक तार अगर है और अगर हम भौतिक अवस्था में उसकी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उस चालक तार के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर है और चालक तार में जो प्रवाहित धारा है उसका अनुपात एक नियतांक होता है और यह नियतांक विद्युत आर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक ओम के नियम को सिद्ध किया है अनुगमन वेग अर्थात अपवाह वेग के आधार पर।